आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ पक्ष हैं जिनके ऊपर विचार विमर्श करके हम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति को आसानी से समझ सकते हैं। और इन विभिन्न पक्षों में से जो पहला पक्ष है वो है सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो भी उत्खनन का कार्य हुआ है और जो उत्खनित जो इसके स्थल मिलते हैं उनसे ये स्पष्ट हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत शहरी सभ्यता थी। और इसके अंतर्गत इसके नगर नियोजन के ऊपर भी हम थोड़ा सा विचार कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन दुर्गीकरण पर आधारित था, जिसके अंतर्गत पश्चिमी भाग जो एक ऊंची पीठिका पर बनाया जाता था और पूर्वी भाग या निचला टीला अदुर्गीकृत होता था, जो सामान्यतः जन सामान्य के आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्खनित क्षेत्र हैं वो अधिकांश उत्खनित क्षेत्र दो खंडों में विभक्त हैं। इस संबंध में कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि धोलावीरा 3 खंडों में विभक्त है, चहुंदड़ो और लोथल एक ही टीले में अवस्थित है। यदि इन अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश नगर क्षेत्र जो हैं वो 2 खंडों में विभक्त हैं। और सड़कें जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर क्षेत्रों को समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं, जिसके कारण नगर क्षेत्र कई वर्गाकार और आयताकार खंडों में विभक्त हो गए हैं, जिन्हें जाल पद्धति या ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत शहरी सभ्यता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति को समझने के क्रम में जो दूसरा पक्ष हमारे सामने आता है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुप्रजातीय सभ्यता थी। इसके अंतर्गत जो उत्खनन का कार्य हुआ है और जो स्केलेटन्स मिलते हैं उसमें प्रमुख रूप से 4 प्रजातियों से संबंधित हैं, और वो हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलियन और अल्पाइन। और उल्लेखनीय है कि इनमें सबसे अधिक संख्या भूमध्य सागरीय की है। जो तीसरा पक्ष हमारे सामने आता है वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक देसी सभ्यता थी। इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख रूप से 3 प्रकार के मत प्रचलित हैं, जिसमें इतिहासकारों का एक वर्ग मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति बताता है। दूसरा वर्ग जो इतिहासकारों का है वो ईरानी बलूची ग्रामीण संस्कृति से सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति बताता है। और इतिहासकारों का एक वर्ग है जो देसी प्रभाव से भी सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति मानता है। और जब हम इन तीनों मतों का सम्यक विश्लेषण करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास बहुत हद तक आंतरिक था। यद्यपि हम सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में पूरी तरह से विदेशी प्रभाव को नकार नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ विदेशी प्रभाव इसमें हमें अवश्य दिखाई देता है, लेकिन फिर भी निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिमी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो कृषक संस्कृतियां थी वही धीरे धीरे विकसित होकर सिंधु घाटी सभ्यता की एक विकसित शहरी सभ्यता के रूप में हमारे सामने प्रकट हुई। चौथा जो पक्ष इसके अंतर्गत आता है वो है व्यापार और कृषि पर आधारित सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो पूरी तरह से व्यापार और कृषि पर आधारित थी। व्यापार के अंतर्गत उस समय की जो समकालीन सभ्यताएं थी, जो क्षेत्र थे जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, पश्चिमी एशिया, बहरीन, अफगानिस्तान, ईरान, ये आदि कुछ क्षेत्र थे जिनके साथ में सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। काफी चीजों का आयात निर्यात सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन क्षेत्रों के साथ किया करते थे। और कृषि का भी बड़े पैमाने पर, यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता एक उद्योग आधारित, व्यापार वाणिज्य आधारित सभ्यता, शहरी सभ्यता थी, लेकिन कृषि भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। और काफी सारी कृषि आधारित गतिविधियां भी इस सभ्यता के अंतर्गत संचालित होती थी। और बहुत सारे खाद्यान्न, गेहूं, जौ, चावल, मटर आदि विभिन्न प्रकार की फसलें और खाद्यान्न सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत उगाए जाते थे। अगला जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है सभ्यता का शांतिपूर्ण विकास। उल्लेखनीय है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो उत्खनन कार्य हुआ है तो उसके अंदर जो अस्त्र शस्त्र जो प्राप्त होते हैं, तो ये देखने वाली बात ये है कि अस्त्र शस्त्र, जो तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र, तलवार, भाले जैसी चीजें बहुत ही, मैं कहूं तो अल्प मात्रा में उनकी प्राप्ति हुई है। और ढाल कवच जैसे जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उनकी भी नाम मात्र की, या ये कहें कि नगण्य रूप से ये प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर हम निष्कर्षतः ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी सभ्यता थी जो पूर्ण रूप से व्यापार वाणिज्य और कृषि आधारित गतिविधियों पर आधारित थी। और अपनी समकालीन सभ्यताओं के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर ही इसने अपने आप को विकसित किया। और
समकालीन सभ्यताओं के साथ इसके किसी प्रकार के संघर्ष के कोई चिन्ह हमें दिखाई नहीं देते। अगला जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है स्वस्थ और विकसित प्रकार का सामाजिक और धार्मिक जीवन। यदि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि वो एक स्वस्थ और विकसित प्रकार का सामाजिक और धार्मिक जीवन हमारे सामने प्रस्तुत होता है। सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी प्रकार के वर्ग संघर्ष के कोई चिन्ह हमें दिखाई नहीं देते। और धार्मिक जीवन की यदि बात की जाए तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनके धार्मिक जीवन की 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, जिनके अंतर्गत वो मातृदेवी की पूजा करते थे, शिव पूजा करते थे, वृक्ष पूजा करते थे और पशु पूजा करते थे। और वृक्ष पूजा के अंतर्गत वो पीपल को बहुत ही पवित्र मानकर उसकी पूजा करते थे, और पशु पूजा के अंतर्गत वो कुबड़ वाला सांड या मैं कहूँ वृषभ तो उसकी पूजा करते थे। तो ये कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनके ऊपर विचार करके सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति को समझने में हम सफल हो सकते हैं।